नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज क्या हुआ है बंगाल में, हर दिन नेताओं के बीच जो है वो जुबानी जंग जो है वो तेज हो चली है, तीखी हो चली है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 1 2 3 4 नहीं, कई आरोप जो है ममता बनर्जी सरकार पर जो है उन्होंने लगाया है। और आज जवाब जो है सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह का जो है वो देते हुए नजर आए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। और इस वीडियो में बेसिकली हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अमित शाह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जवाब अमित शाह के ही अंदाज में अभिषेक बनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अमित शाह और अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प है। और दोनों नेताओं का बयान जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल इलेक्शन 2026 के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। तो चाहे बीजेपी कितना भी ताकत लगा ले वो जीत नहीं सकता, क्योंकि कौन जीतेगा ये बीजेपी नहीं, जनता तय करता है। एफआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एफआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है 5.79%। तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%, केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया है खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो एईआरओ हियरिंग कर रहे हैं उसमें भी 10 एईआरओ को बिठा के रखा है, पूरा स्ट्रेंथ को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। दे डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अवेयर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स हाउ द इलेक्शन कमीशन इज रोलिंग आउट एसआईआर इन बंगाल। ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं तो आप फाउंड ओके में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड ओके में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। ईआरओ से बिना पूछे नाम डिलीट किया जा रहा है बैक एंड से सॉफ्टवेयर करके, इसके लिए उनसे सवाल पूछा। लेकिन ये जो गलती हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ईआरओ है, बीएलओ है, डीईओ है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस है, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। हमने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटर मैपिंग, जब बंगाल में एसआईआर का सूचना हुआ कि 45% लोग अनमैप्ड है, डेटा नहीं मिल रहा है। जब ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ तब हमें पता चला कि 88.2%, अप्रोक्सीमेटली 89% पीपल हैव बीन मैप्ड। जो बैड पब्लिसिटी है, बैड माउथिंग है, बंगाल को छोटा करने का जो मानसिकता है, बंगाल को नीचे दिखाने का जो मानसिकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है? बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं,
चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं, और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी, वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं। सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए कि जिस कारण से और ऑब्जेक्टिव से इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रहता है उसको पकड़ के हम लोग बाहर भेजेंगे और उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है, जो मैं सटीक मानता हूं। लेकिन ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। कोई सदुत्तर नहीं मिला, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है, मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाना वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।